स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। करियर पॉइंट मार्गदर्शन सेशन में आप लोग का स्वागत है। और परसों नीट का रिजल्ट आया। आज हम नीट का रैंक के बेसिस पे कौन सा कॉलेज आपको मिलेगा, इसके बारे में आज हम बात करने के लिए बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो मैं करियर पॉइंट के सभी टीम मेंबर्स को बधाई देना चाहूंगा कि करियर पॉइंट का रिजल्ट बहुत ही शानदार रहा। कोटा में 16 एंड 17 रैंक करियर पॉइंट ने हासिल करी, जो कि टॉप 20 के अंदर 2 रैंक्स हैं क्लासरूम की। और मैं ज्यादा टाइम यहाँ पे बात नहीं करूंगा मेरी खुद की, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इंतजार कर रहे हैं अमित गुप्ता सर को सुनने के लिए। अमित गुप्ता सर, आपका इस सेशन में स्वागत है। स्टूडेंट्स को बहुत क्यूरियोसिटी है इस समय कि रिजल्ट तो आ गया है, लेकिन कौन सा कॉलेज मिलेगा। और हम बीडीएस लें, एमबीबीएस लें, गवर्नमेंट में बीडीएस लें, प्राइवेट के अंदर एमबीबीएस लें, फाइनली हमें किस तरह से काउंसलिंग को करना है। तो सबसे पहले तो अमित सर, आप हमें ये बताएं कि इन दिनों मेडिकल की जो सीट बढ़ी है, बार बार अखबार में आ रहा है कि कुछ सीट्स इंक्रीज हो रही हैं, तो कहां पर सीट्स इंक्रीज हुई हैं और उससे रैंक पर क्या इफेक्ट आएगा? देखिए, जो सीट्स इंक्रीज हुई हैं उनमें से कुछ स्टेट्स में, जैसे फॉर एग्जांपल राजस्थान में भी अराउंड 500 सीट्स टोटल इंक्रीज हुई हैं। और इस 500 सीट्स में से 15% ऑल इंडिया में जाएंगी, और जो बची हुई 85% सीट्स हैं वो वेरियस कैटेगरीज के हिसाब से जाएंगी। इसमें भी दो कोटाज हैं, हाफ जो है वो तो पेड सीट्स हैं और आधी जो है वो गवर्नमेंट में जाएगी। ओके। और इसी तरह से कुछ और स्टेट्स में भी। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा काउंसलिंग में, जैसे लास्ट ईयर के जो कट ऑफ है उसमें नीचे जाने का? हाँ, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अराउंड 5 to 10 मार्क्स का फर्क डिफरेंट कैटेगरीज में पड़ सकता है। इसका 10 मार्क्स तक का पड़ सकता है। यहाँ तो सीट बढ़ रही है, लेकिन कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो लास्ट ईयर डी रिकॉग्नाइज हो गए थे और बच्चों को शायद बीच में ही ना कॉलेजेस ने आउट कर दिया था। तो ऐसे कौन से, मतलब काउंसलिंग में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए डी रिकॉग्नाइजेशन में? देखिए, ये प्रॉब्लम आती है प्राइवेट कॉलेजेस के साथ, और बहुत तेजी से लास्ट ईयर भी प्राइवेट कॉलेजेस कई खुले थे। अब उन कॉलेजेस में इश्यू ये आ जाता है कि ये लोग एडमिशन्स तो ले लेते हैं, लेकिन बाद में 6 महीने बाद, 8 महीने बाद एमसीआई जब डी रिकॉग्नाइज कर देता है इन कॉलेजेस को, तो वो स्टूडेंट्स बेचारे जो हैं फिर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, क्योंकि उनके साथ पैसा भी बर्बाद हुआ और उनका टाइम भी बर्बाद हुआ। तो बहुत उसमें सारे स्टूडेंट को आउट कर देते हो। हाँ, अगर वो कॉलेज वो बैच, जिस बैच को डी रिकॉग्नाइज किया गया, तो थोड़ा सा तो ऐसे कॉलेजेस की लिस्ट कैसे मिल पाएगी हमें? देखिए, आपको वही कॉलेज लेना है जो एमसीआई से रिकॉग्नाइज हो चुका है। जैसे अभी मैं आपको फॉर एग्जांपल बताऊं, ये पहले एमपी में हुआ था, छत्तीसगढ़ में, यूपी में भी हो चुका है। अभी यूपी के कुछ कॉलेजेस का इश्यू चल रहा है। होपफुली जो वहां के डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन है, उन्होंने बोला है कि दिस विल बी सॉर्टेड आउट। लेकिन जब आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे यूपी की, जो कि अराउंड 19 जून उसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने का ऐसा न्यूज है, बट ऑफिशियली अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं है, तो तब थोड़ा सा आप ध्यान रखें कि इन कॉलेजेस को लेते समय आप इनकी स्थिति क्लियर कर लें कि वेदर इनमें अभी भी कोई इश्यू है या नहीं है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली नहीं, जैसे लास्ट ईयर जिन कॉलेजेस में वो उनके हम पहले से हमें अलर्ट हो कि भाई ये कॉलेजेस हैं। हाँ, उसकी लिस्ट आपको एमसीआई की वेबसाइट पे मिल जाएगी, जिनको डी रिकॉग्नाइज। तो ऐसा हो सकता है क्या कि लास्ट ईयर जो डी रिकॉग्नाइज था वो इस साल भी डी रिकॉग्नाइज रहेगा? वो इस साल डी रिकॉग्नाइज भी रह सकता है और रिकॉग्नाइज भी हो सकता है। तो आपको लेटेस्ट, तो जो अभी रिकॉग्नाइज है वो भी क्या डी रिकॉग्नाइज हो सकते हैं? हाँ, कुछ हुए हैं। अच्छा। और कई तो पास हो गए हैं इसमें, तो आप थोड़ा सा इसको एमसीआई, तो मतलब इसमें तो एमसीआई को बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड एज ऑन डेट लिस्ट डिक्लेयर कर देनी चाहिए। अदरवाइज ये तो स्टूडेंट के फ्यूचर नहीं, के साथ कर रखी है उन्होंने, कर रखी है। हम लोग वेबसाइट पे जाने का भी कष्ट नहीं करते हैं, यहाँ प्रॉब्लम आ जाती है। तो एमसीआई की सीधा वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पर रिकॉग्नाइज काफी चीजें मिल। तो उसमें सारे प्राइवेट डीम्ड सब कॉलेजेस की लिस्ट आती है? प्राइवेट कॉलेजेस की, हाँ, डीम्ड की भी आती है, बट डीम्ड की जो काउंसलिंग है वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू होती है। मतलब ऑल इंडिया डीजीएचएस कराता है उसको, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज। एक बच्चे का बीच में क्वेश्चन आ रहा था कि सर ये बोनस मार्क्स के लिए आप लड़ाई करें। बोनस मार्क्स किसको चाहिए, मुझे या आपको? आपको चाहिए ना। तो अगर आपको लगता है कि आपके वो क्वेश्चन सही है, स्पेसिफिकली केमिस्ट्री के जो 2 क्वेश्चंस हैं, एक वो इंडक्शन इफेक्ट वाला और एक वो लीस्ट या मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समथिंग आयोडीन वाला जो क्वेश्चन है, आपको उनके लिए लड़ना चाहिए। आपको वहां पे ग्रीवियंस में भेजनी चाहिए सीबीएसई के, और वो नहीं मानते हैं तो लीगली लड़ना चाहिए। आप लोग खुद भी तो आगे आइए इस इशू के लिए। क्या कट ऑफ जाना चाहिए, उस सब के बारे में अभी हम थोड़ी देर से बात करेंगे, लेकिन अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर आपसे बाद में पूछेंगे। पहले आप हमें ये बताइए कि प्राइवेट कॉलेज, डीम कॉलेज,
गवर्नमेंट कॉलेज और गवर्नमेंट की पेड सीट, इनमें डिफरेंस क्या है? देखिए, ये कई बार क्या होता है, जिनकी टॉप रैंक्स हैं वो तो उनके पास से स्ट्रेट अवे ऑप्शन होता है कि अपने को ये कॉलेज लेना है। अब जिनकी मीडियोकर या पीछे की रैंक्स हैं वो बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ पे 4 कैटेगरीज में आपको क्लियर कर दूं। पहला है भाई, एम्स तो एक ऑटोनॉमस चीज हो गया, एम्स की बात हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एम्स के अलावा नीट के थ्रू जो कॉलेजेस भरे जाते हैं वो इस तरह से हैं। नंबर 1, गवर्नमेंट कॉलेजेस स्टेट्स के, जिनकी 15% सीट्स ऑल इंडिया कोटा के थ्रू और बची हुई स्टेट कोटा के थ्रू पड़ती है। नंबर 2, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, जिनकी काउंसलिंग फिर एक बार स्टेट के साथ होगी, स्टेट कोटा के साथ। नंबर 3, डीम्ड यूनिवर्सिटीज, जिनकी काउंसलिंग ऑल इंडिया से होगी, ठीक है। नंबर 4, एएफएमसी आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज, जिसकी काउंसलिंग फिर ऑल इंडिया से होगी। एंड फाइनली ईएसआई के कुछ कॉलेजेस हैं, ईएसआई मेडिकल कॉलेजेस, जिनके अंदर 2 तरह की सीट्स होती हैं, एक ऑल इंडिया कोटा की और एक ईएसआई के एम्प्लॉइज की। तो ईएसआई एम्प्लॉइज की जो सीट्स हैं उनकी काउंसलिंग भी एमसीसी की वेबसाइट से होगी, और जो वो ऑल इंडिया कोटा की सीट्स है वो भी एमसीआई से होंगी। तो कहने का मतलब, जो डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज mcc.nic.in पे काउंसलिंग कराएगा, वो काउंसलिंग होंगी 15% ऑल इंडिया कोटा के लिए, सेकेंडली डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए, थर्ड एएफएमसी के लिए, और फोर्थ ईएसआई के कॉलेजेस के लिए। दोनों तरह के, मतलब ईएसआई के ऑल इंडिया कोटा भी और जो इनका ईएसआई एम्प्लॉइज का कोटा होता है। ये 4 काउंसलिंग तो mcc.nic.in से होंगी। और जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस और स्टेट कोटा 85% है, तो 85% स्टेट कोटा की काउंसलिंग और उसी स्टेट के जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं इनकी काउंसलिंग स्टेट गवर्नमेंट करवाएगी, ठीक है। कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की एसोसिएशंस, जैसे पहले एएमयू, पीएमडीसी या कॉमेड काउंसलिंग करवाती थी, वो काउंसलिंग नहीं करवाएगी। अब जैसे कर्नाटका के प्राइवेट कॉलेजेस है, उनकी काउंसलिंग गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है, कर्नाटका के जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, केईए जो साइट है उनकी, उसी के थ्रू होगी, ठीक है। तो ये है। तो पूरी तरह से प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के टाइम होने वाली धांधली को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है कि सारी काउंसलिंग नीट के थ्रू होने वाली है, नीट के स्कोर से होने वाली है। और जो स्टेट कोटा है उनकी काउंसलिंग चाहे प्राइवेट कॉलेजेस हो स्टेट के, चाहे 85% स्टेट कोटा हो, गवर्नमेंट ही कराएगी, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने इसको डिवाइड किया। नहीं, तो इन सबके क्या फॉर्म्स, जैसे डीम का अलग भरना है, प्राइवेट का अलग भरना है? हाँ, मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, जो मैंने आपको बताया, जिनकी काउंसलिंग सेंट्रल गवर्नमेंट डीजीएचएस के थ्रू करवा रही है, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज के थ्रू, वो mcc.nic.in वेबसाइट से होंगी। वहां पे आपको 4 बटन्स दिखाई देंगे जो मैंने आपको बताया, ऑल इंडिया वाला, ठीक है, उसके अलावा डीम्ड यूनिवर्सिटी वाला, उसके अलावा ईएसआई वाला और एफएमसी वाला, वो आपको चारों वहीं से होंगी, सेंट्रलाइज्ड। इसके अलावा स्टेट की काउंसलिंग स्टेट गवर्नमेंट्स की वेबसाइट पे होगी। और अब एक बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन है जो बच्चे बहुत पूछते हैं कि क्या हम दूसरे स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? गवर्नमेंट सीट्स पे तो नहीं कर सकते, क्योंकि उनके लिए तो डोमिसाइल चाहिए आपको। लेकिन जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं उसके, उसी स्टेट के, जिनकी काउंसलिंग उसी स्टेट की वेबसाइट से होगी 85% कोटा के साथ, उसकी कुछ परसेंट सीट्स पे, डिपेंडिंग ऑन स्टेट टू स्टेट, ये 50% ऑफ द प्राइवेट सीट्स भी हो सकती हैं या थोड़ी कम भी हो सकती हैं, 50% का कुछ परसेंट हो सकती हैं। तो उन पे आप अपियर हो सकते हैं ऑल इंडिया कोटा के थ्रू। और डीम्ड यूनिवर्सिटी, हर प्राइवेट का अलग अलग भरना है कि स्टेट का भरना है? नहीं, मैं बताता हूं आपको। जैसे डीम्ड यूनिवर्सिटीज भी प्राइवेट कॉलेजेस की तरह ही हैं, तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज तो आपको के लिए तो ऑल इंडिया पूरा ओपन है, उसके लिए कोई स्टेट डोमिसाइल की जरूरत नहीं है। लेकिन जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट है, उसके लिए आपको उस स्टेट की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा और वहां के थ्रू अप्लाई करना पड़ेगा। अब इंडिया में तो इतने सारे स्टेट्स हैं। नहीं, अब जैसे फॉर एग्जांपल यूपी, तो अगर मैं राजस्थान का हूं तो क्या मैं यूपी के प्राइवेट कॉलेज में अप्लाई कर सकता हूं? उसकी कुछ परसेंट सीट्स पे, कुछ परसेंट जो मैनेजमेंट कोटा सीट्स वगैरह है उन पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मतलब ये तो सब कुछ एक एग्जाम होकर भी काउंसलिंग में बड़ा अलग अलग है। हाँ, एक्चुअली काउंसलिंग जो है वो पूरी तरह से सेंट्रलाइज नहीं है, 100% कोटा के लिए नहीं है। 2 तरह से सेंट्रलाइज काउंसलिंग, जो मैंने आपको 4 बातें बताई, उनके लिए होती है। उसके अलावा ये हुआ है कि स्टेट लेवल पे काउंसलिंग को सेंट्रलाइज कर दिया गया है। पहले तो स्टेट लेवल पे भी अलग अलग काउंसलिंग होती थी, गवर्नमेंट अलग, प्राइवेट की अलग, तो एटलीस्ट वो धांधली रोकने के लिए स्टेट लेवल पे। लेकिन अब आप दूसरे स्टेट की काउंसलिंग के प्राइवेट सीट्स पर कैसे पार्टिसिपेट करें, तो ध्यान से सुनिए मेरी बात। इस समय आपको उन सब की वेबसाइट चाहिए, इतने सारे 25-30 स्टेट हैं, आप कहां ढूंढते फिरेंगे। तो नीट का जो बुलेटिन आपको मिला हुआ है, अभी भी नीट की वेबसाइट पे वो नीट बुलेटिन है,
उस बुलेटिन को अगर आपने डाउनलोड करके डिलीट कर दिया, उसे दोबारा डाउनलोड कीजिए और उस नीट बुलेटिन के पेज नंबर 41 से लेके 45 तक, पेज 41 से 45 तक हर स्टेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां की जो डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन है, प्लस उसका कॉन्टैक्ट नंबर, प्लस वेबसाइट, प्लस फैक्स एंड एवरीथिंग वहां पे दिया हुआ है। वो 4 पेजेस का प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिए या फिर अपने पास संभाल के रखिए, पेज नंबर 41 से 45, और उस पे आप लगातार देखते रहिए, वहीं पे अपडेट आएगा और वहीं पे पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस आएंगे जिनके बेसिस पे आपको वहां अप्लाई करना होगा। और अगर नहीं देख सकते तो फिर हम लोगों के साथ फेसबुक पे जुड़े रहिए। हाँ, लेकिन अपना काम खुद ही करना, पहले आपको खुद ही अलर्ट रहना पड़ेगा। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग बहुत फास्ट हम लोगों से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। मैं एडवाइस करूंगा पहले हमारी बात सुनिए, हम कोशिश करेंगे आप सबके आंसर देने की, लेकिन आपके जो क्वेश्चन है इतने सालों में हमें पता है आपको क्या पूछना है हमसे, तो पहले आप हमसे हमारी बात सुनिए, शायद 90% क्वेश्चन अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगे। क्यों अमित सर? हाँ, काफी हद तक। एक क्वेश्चन में बीच में ले लूं, एक बच्चे का अच्छा लग रहा था कि आयुष की काउंसलिंग कब से होगी और कैसे होगी। तो मैं आपको बता दूं, आयुष मतलब होता है आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, ये जो मेडिसिन है, इनको भी हम लोगों ने नीट के थ्रू एडमिशन अब देने वाले हैं इस बार। ओके, ठीक है, तो इनकी जो काउंसलिंग है, ये काउंसलिंग भी नीट के स्कोर से ही होगी और इनकी जो वेबसाइट्स हैं आयुष की, उस पे होगी, लेकिन स्कोर नीट का ही चलेगा। इसके अलावा कई स्टेट्स में पैरामेडिकल जो कोर्सेज होते हैं, फिजियोथेरेपी प्लस बीएससी नर्सिंग तक की जो काउंसलिंग है, जैसे महाराष्ट्र में, ये सब भी नीट के स्कोर से ही होंगी और ये उसी वेबसाइट के थ्रू होंगी। एक बड़ा कंफ्यूजन होता है कि गवर्नमेंट सीट से तो मुझे बीडीएस मिल रहा है और प्राइवेट में मुझे एमबीबीएस मिल रहा है, तो क्या करें? भैया वही बात हो गई ना कि आपको दिल्ली जाना है कि कलकत्ता जाना है। अगर आपको दिल्ली जाना है तो आप बिना रिजर्वेशन के भी जाएंगे, ऐसा थोड़ी है कि एसी की ट्रेन आपको मिल रही है कलकत्ता की तो कलकत्ता चले जाएंगे। तो आपको डिसाइड करना है कि आपने करना क्या है। एक चीज बताएं मिस सर कि प्राइवेट कॉलेज की फीस बहुत अलग अलग है ना, तो जो ज्यादा कॉस्टली प्राइवेट कॉलेज होता है क्या वो उतना ही बढ़िया होता है? ऐसा कोई रूल नहीं है। मैं आपको बताऊं, जैसे डीम्ड यूनिवर्सिटीज की फीस ज्यादा होती है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस से, ठीक है, लेकिन दैट डज नॉट मीन कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस से ज्यादा अच्छी हैं। तो आपको अपनी पॉकेट के हिसाब से कॉलेज चुनना है, क्योंकि मोर और लेस एमबीबीएस कहीं से भी करें, बस ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और पीजी में इफेक्ट आता होगा? पीजी में भी एडमिशन के टाइम कोई इफेक्ट नहीं आता। पीजी जब आप करके निकलते हो उसके बाद, दैट इज ऑल अप टू योर प्रैक्टिस। आई मीन, मुझे नहीं लगता कि आइंस्टीन किसी एमआईटी में पढ़ के आइंस्टीन बने थे। वैसा ही होता है डॉक्टर्स के प्रोफेशन में, बिकॉज हम जनरली एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, हम लोग अपना खुद का सेटअप डालते हैं, तो जिसका अपना स्किल अच्छा है वो सक्सेस होता है, मोस्टली यही होता है। करेक्ट, बिल्कुल सही बात। तो प्राइवेट कॉलेज का थोड़ा सा फीस स्ट्रक्चर के बारे में बताइए हमें। प्राइवेट कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर बहुत लंबा चौड़ा वेरिएशन लिए हुए है। 8 लाख रुपए या 7 लाख रुपए एनुअल से लेके और 40 लाख रुपए एनुअल तक की फीस वाले प्राइवेट कॉलेजेस हैं। तो आप अपनी पॉकेट के हिसाब से और अपने घर के डिस्टेंस के हिसाब से चूज कर सकते हैं, और अननेसेसरली आपको बहुत ज्यादा इसमें जो है मतलब पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका कॉलेज ठीक ठाक है, रिकॉग्नाइज्ड है, सब कुछ ठीक है, तो आप अपने पॉकेट के हिसाब से इसको लें। जैसे सीएमसी कॉलेज है वेलोर, लुधियाना, क्या इनका सेपरेट फॉर्म भरना है? हाँ, सीएमसी के लिए अलग से अप्लाई करना होगा। अलग से अप्लाई। अब आप जैसे प्राइवेट और ये डीम्ड में कुछ कॉलेजेस की रेपुटेशन वाकई बहुत अच्छी होती है, जैसे सीएमसी, वेलोर हो गया। वेलोर और लुधियाना का एक ही फॉर्म है? वेलोर और लुधियाना की वेबसाइट्स अलग अलग हैं, सो वो उनकी वो क्लियर कर देंगे वेदर एक ही फॉर्म से ले रहे हैं या फिर वो दोनों जगह पे अलग अलग कर रहे हैं। तो लगभग कितने रैंक तक मिल जाएगा ये तो डिपेंड करता है कि वहां पे कितने लोग किस तरह से कर रहे हैं। रैंक्स भी मतलब यू कैन नॉट बी वेरी श्योर, बट हैज टू बी अ रैंक, मतलब डिपेंड्स ऑन योर कैटेगरी। अब आप क्रिश्चियन कोटा से जा रहे हैं तो अलग है, आप ओपन कोटा से जा रहे हैं तो अलग। बट इन जनरल अगर कोई ओपन कैंडिडेट है उसके 15,000 20,000 तक रैंक है तो उसको अप्लाई करना चाहिए। सीएमसी की बात करें, इसमें शायद वेलोर ज्यादा अच्छा है। हाँ, वेलोर ज्यादा अच्छा है। ये प्राइवेट कॉलेज में फीस कहीं की तो बहुत ज्यादा है, तो क्या सब में लोन मिल जाता है? देखिए, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, बिकॉज क्या होता है कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके मार्क्स इतने अच्छे नहीं है कि उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। मतलब जनरल कैटेगरी का बच्चा है, बहुत ऊपर कट ऑफ जाती है जनरल में, अब उसका सामने कोई ऑप्शन ही नहीं है। प्राइवेट कॉलेज खुले पड़े हैं लेकिन उनकी फीस इतनी ज्यादा होती है कि वो बच्चा उनमें एडमिशन नहीं ले पाता और उसको ड्रॉप करना पड़ता है। और उसके पीछे वाले जो हैं जिनके पास काफी पैसा है, वो लोग वो सीट बाय कर लेते हैं
और ले लेते हैं, मतलब क्योंकि वो छोड़ देता है। और ऐसे भी देखा गया है कि 150 नंबर वाला जो है एमबीबीएस कर रहा है और 450 नंबर वाला फिर से जो है बेचारा कोचिंग में आकर रिपीट कर रहा है। तो अब ये एक बहुत ही मतलब एक सिचुएशन है ट्रेजिक, लेकिन इसको कुछ हद तक रैशनलाइज करते हुए हम ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। और इस प्रयास का ही नतीजा है, हम लोगों ने हेल्थ मिनिस्ट्री में भी बात करी थी कि प्राइवेट कॉलेजेस की सीट्स को भी 2 तरह के कोटास में इस बार बांटने का पूरा प्रपोजल है। और जैसे जैसे अभी डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन स्टेट्स, क्योंकि इसकी काउंसलिंग स्टेट के थ्रू होगी, अपनी अपनी वेबसाइट्स पे अपना अपना अपडेटेशन डालेंगे तो वहां आपको पता चलेगा कि जो प्राइवेट की सीट्स हैं उनकी भी 2 कैटेगरीज बना दी गई हैं, एक जिनमें फीस काफी कम रखी गई है और दूसरी जिसमें बैलेंस करने के लिए फीस बढ़ा दी गई है। तो इस हिसाब से किया गया है, दैट इज वन थिंग। लेकिन स्टिल बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। और एक बात मैं और बता दूं, लोन सर आप जो पूछ रहे थे ना, लोन मिल जाता है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में स्टडीज के लिए भी। नहीं, उसमें मॉर्गेज क्या रखते हैं बच्चों? मॉर्गेज कुछ नहीं, आपके नीट का स्कोर होना चाहिए अच्छा। और ये लोन आप ही फिर शायद डिग्री, इंजीनियरिंग में तो ऐसा होता है कि डिग्री फिर बैंक वालों के पास चली जाती है। हाँ, वो सब वो अपने हिसाब से चलते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये टेक्निकली ये है कि हमारे इंडिया में जो अपर जो लिमिट फिक्स कर दी है इसकी अमाउंट की, वो है 10 लाख रुपए। अच्छा, लोन अगर 25 लाख करना अगर फीस है तो 10 लाख के ऊपर नहीं मिलेगा। एक्चुअली क्या है, ये बहुत पुराना चला आ रहा है, इसको रिवाइज नहीं किया गया। जैसे पे कमीशन में स्केल्स रिवाइज होते हैं ना, तो ये पुराना एक चला आ रहा है कि भाई आपको एमबीबीएस करने के लिए 10 लाख रुपए से ज्यादा का लोन नहीं मिलेगा। अब जनरली जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं उनमें तो 1 साल की फीस ही 10 लाख रुपए होती है। तो इस पे अब हमने वर्क करना, मैं आपसे वादा तो नहीं करता लेकिन हम लोग इस पे काम कर रहे हैं, मिनिस्ट्री में भी बात कर रहे हैं कि इसको रिवाइज करके एटलीस्ट 10 लाख रुपए पर ईयर किया जाए। क्योंकि इन्फ्लेशन इतना बढ़ चुका है, आप 20 साल पुराने रेट से चलेंगे, 10 लाख रुपए में क्या करेगा वो? 1 साल की फीस दे देगा, 4 साल की फीस कहां से लाएगा? सो वी आर वर्किंग ऑन दैट, होपफुली इसका कुछ सॉल्यूशन अमित सर ने स्टार्ट कर दिया तो बिल्कुल हो जाएगी। दुआएं हैं सर। अच्छा, ये बताएं, प्राइवेट कॉलेज में फीस को लेकर कोई इशू रहता है क्या कि बाद में वो सडन फीस बढ़ा देते हैं या इस तरह से? हाँ, एक्चुअली ये अभी लास्ट ईयर अभी उत्तराखंड में भी आया था इशू। ये लोग एक पेपर साइन करा लेते हैं, एक बॉन्ड साइन करा लेते हैं कि अगर गवर्नमेंट हमें परमिट करती है तो हम फीस बढ़ा सकते हैं। तो अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने जाएं तो बहुत गौर से देखिएगा आप किन किन पेपर्स पे साइन कर रहे हैं। और वो तो करने ही पड़ते हैं, वो तो बैंक लोन देता है तो मतलब वो लगातार 30 पेज पे बस साइन करवाते नहीं, आप पढ़िए ना उसको, उनको क्वेश्चन कीजिए कि आप ये किस तरह से कर रहे हैं। पर वो स्टूडेंट के हाथ में चॉइस ही नहीं होती ना, वो साइन करने। मत कीजिए वो कॉलेज, दूसरा कॉलेज लीजिए। एग्री। तो मैं तो ऐसे पूछ रहा था क्योंकि कई बार लोन वाले हमसे भी साइन करा लेते हैं, तो मैं सोच रहा था अमित सर से पूछ के शायद कुछ पेपर कम साइन करने पड़े। चलिए, तो जो मेजर क्वेश्चन स्टूडेंट का है हम उसकी बात करते हैं, और जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का क्वेश्चन है कट ऑफ के बारे में। तो अमित सर, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि गवर्नमेंट कॉलेज का कट ऑफ क्या जाएगा? जैसा हम लोगों ने थोड़ा सा अपने फेसबुक पे भी अपडेट किया था कि ऑल इंडिया कोटा की जो गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट्स हैं उनकी जो कट ऑफ्स हैं, हम लोगों ने सारी वैसे तो अपडेट करी है, बट आई मैं टेल यू वंस अगेन कि सेकेंड राउंड तक 2 राउंड्स होते हैं ऑल इंडिया में, तो सेकेंड राउंड तक 543 मार्क्स के आसपास एमबीबीएस मिलने की पूरी संभावना है। नॉर्थ ईस्ट में और अंडमान निकोबार तक 540 तक भी जा सकती है, ±5 मार्क्स ऊपर नीचे हो सकता है। और इसमें रैंक विल बी अराउंड 9,000 रैंक तक, 9,000 रैंक तक गवर्नमेंट में मिल सकने की प्रोबेबिलिटी है सेकेंड राउंड में। और ये तो हो गया जनरल और ओबीसी कैटेगरी का। एससी कैटेगरी के लिए अराउंड 56,000 55,000 रैंक तक ऑल इंडिया कोटा से एमबीबीएस मिल सकती है। बहुत बड़ा डिफरेंस है। और 437 मार्क्स के आसपास ±5 मार्क्स कट ऑफ रहेगी। जबकि एसटी कैटेगरी के लिए ऑल इंडिया कोटा से गवर्नमेंट एमबीबीएस अराउंड 76,000 ऑल इंडिया रैंक तक मिल सकती है, और 415 मार्क्स के आसपास तक भी वो इसमें जा सकते हैं। ये तो होगी एमबीबीएस की बात। गवर्नमेंट बीडीएस ही अगर आपको लेना है तो वो तो और आगे तक मिल जाएगा। सो बीडीएस के बारे में हम अभी इतना चर्चा नहीं करते क्योंकि वो हमेशा एक सेकेंड ऑप्शन रहता है। एक क्वेश्चन है राजेश कुमार का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आईआईटीज में क्या होता है अमित सर कि अगर आईआईटी मिल गया और हमने ले लिया और हमने वो ज्वाइन नहीं करा है ना, तो हम नेक्स्ट ईयर हम आईआईटी की सीट ही नहीं ले सकते हैं। तो एक बच्चे ने क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा है कि मैंने मान लो बीडीएस में एडमिशन ले लिया, तो क्या आईआईटी की तरह इसमें भी ऐसा रूल है क्या कि मैं नेक्स्ट ईयर में बीडीएस में सीट रोक कर आ गया और मैं नेक्स्ट ईयर वापस एमबीबीएस की प्रिपरेशन करने लगूं तो एमबीबीएस नहीं मिलेगा? ये सब प्रैक्टिसेस काफी चलती हैं, लेकिन अब इस पे थोड़ा इसको कंट्रोल करने के लिए रूल्स स्ट्रिक्ट कर दिए गए।
जब आप बीडीएस में एडमिशन ले रहे हैं तो आपने वहां कोई बॉन्ड साइन किया है कि नहीं किया है? अगर आपने वहां बॉन्ड साइन किया है कि अगर आप ये सीट छोड़ेंगे तो इतना पैसा आपको देना पड़ेगा, तो आपको पैसा देकर ही सीट छोड़नी पड़ेगी, वो आपके ओरिजिनल वापस नहीं करेंगे नहीं तो सोच समझ के आपने जहां एडमिशन लिया है वहां आपने किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे एडमिशन लिया है। नहीं, वो मान बहुत लो जरूरी कि वो पैसा देकर भी कर दें, लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या हम एमबीबीएस मिलेगा अगले साल नहीं, नए सिरे से? हाँ मिल सकता है ना, अगर वो कॉलेज आपको रिलीज कर देता है, आपके अच्छा, वो डॉक्यूमेंट्स कॉलेज रिलीज कर देता है। वो नहीं, नो आईआईटी ऑब्जेक्शन। एडवांस में तो क्या होता है अमित सर कि आपने किसी भी कॉलेज में सीट रोक ली, हाँ है ना, और आप काउंसलिंग में एक बार आपको सीट अलॉट हो गई, आपने उससे सरेंडर नहीं करी काउंसलिंग खत्म होने के पहले, तो आप नेक्स्ट ईयर आईटी नहीं दे सकते। हाँ, क्योंकि आप वो सीट खराब कर रहे वो हैं। सीट खराब इस पे एक अच्छा पॉइंट आया, मैं आपको बताऊं कि सीट ब्लॉकिंग रोकने के लिए जो लास्ट ईयर भी हम लोग लास्ट ईयर भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में देके आए थे सारे सबमिशंस, उसके बाद ये रूल निकला है। अब ये स्टेट गवर्नमेंट्स को ऑर्डर भेज दिया गया है। अब ये हर स्टेट अपने हिसाब से अलग अलग इसको वो करेगा कि अगर आप सीट ब्लॉक कर देते हैं और ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। और अभी तो ये देखना ऑल इंडिया में भी रूल आएगा, अभी आप सेकंड काउंसलिंग के बाद अगर आपने बल्कि सीट ये खराब रूल करी, ज्यादा अच्छा है, आईआईटी में भी ये रूल कर देना चाहिए कि अगर सीट रोकी है तो उसको पेनल्टी करनी चाहिए बच्चे को। बिल्कुल 2-2 लाख रुपए तक पेनल्टी स्टेट गवर्नमेंट्स लगा रही हैं अगर आप सीट ब्लॉक करके और काउंसलिंग के दौरान दूसरे आदमी को आप रिपीट करने पे मजबूर कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आप दो नावों में पैर रख ले और एंड में एक सीट छोड़ दें। ये इलेक्शन नहीं है कि 2 सीटों पे आपने चुनाव लड़ा। ये विसंगतियां ऊपर से शुरू होती हैं राजनीति में, और एक सीट छोड़ दी और वहां पे दोबारा चुनाव हो रहा है। तो ठीक है, वहां तो हम कुछ नहीं कर सकते, पर एटलीस्ट इस फील्ड में तो हम कर ही सकते हैं ना, तो यहाँ पे तो हम लोग पेनल्टीज लगाएंगे। एक अरुण सक्सेना का क्वेश्चन है, क्या ऑल इंडिया की सीट ऑल इंडिया कोटा के स्टूडेंट ही फिल करेंगे? ऑल इंडिया की सीट्स ऑल इंडिया कोटा से ही भरी जाएंगी 2 राउंड तक। अगर उसके बाद भी अगर वो बच गई तो देन दे विल बी सरेंडर टू द स्टेट्स एंड इट इज द स्टेट प्रेरोगेटिव कि वो उसको कैसे फिल करता है। ओके, अब अमित सर हमें बताएं कि प्राइवेट कॉलेज का कट ऑफ क्या रहेगा, डीम कॉलेजेस का कट ऑफ क्या रहेगा? क्या डीम कॉलेजेस में भी SC ST का रिजर्वेशन होता है? नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि प्राइवेट और डीम्ड कॉलेजेस के कोई कट ऑफ नहीं है। इसमें आपको टाइट्रेशन करना पड़ता है, आपकी रैंक क्या है और आपके मार्क्स क्या है। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आपको ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस मिल जाएंगे जिनकी फीस कम है। जैसे जैसे आपके मार्क्स कम होते जाएंगे आपको पैसे वाला फैक्टर बढ़ाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आपके मार्क्स और आपकी रैंक के बीच एक टाइट्रेशन करके जहां पे आप रुके, आपके मार्क्स जितने ज्यादा हैं, सर बायोलॉजी के हैं लेकिन पूरी केमिस्ट्री पढ़ा दी सर ने। मतलब आपको उसी हिसाब से आप बैलेंस करना पड़ेगा कहाँ पे आप रुकते हैं। मार्क्स अगर ज्यादा है पैसे कम लगेंगे, मार्क्स कम है पैसे ज्यादा लगेंगे, क्योंकि जिनके मार्क्स ज्यादा है वो सस्ते कॉलेजेस पहले उठाएंगे। लगभग कितने मार्क्स तक के बच्चे प्राइवेट कॉलेज के लिए सेफ है? भाई अगर आपके पॉकेट में मनी है और आप किसी भी लेवल तक पैसा खर्च कर सकते हैं, तो आपने 119 नंबर पे नीट क्वालिफाई किया है ना, आपको उस पे भी एमबीबीएस की सीट मिल जाएगी मैनेजमेंट कोटा से। तो हाईएस्ट फीस कितनी होती होगी इसमें? हाईएस्ट भी तो 40 लाख 50 लाख तक होती है पर एनम, और कम से कम 8 मतलब 7-8 लाख से लेके 40-50 लाख तक की रेंज रहती है। तो इसमें कट ऑफ जो है और जो बाकी के कट ऑफ है SC ST वगैरह के, ओबीसी के, वो हाँ, उनके बारे में कुछ कट ऑफ जनरल जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो मैं आपको एक बार बता देता हूं। जैसे कट ऑफ स्टेट कोटास की क्या रहेंगी, यूपी में अभी कुछ कॉलेजेस के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, प्राइवेट कॉलेजेस के ऊपर। हम मान के चलते हैं कि वो अगर रिकॉग्निशन हो जाते हैं, उनमें इश्यू नहीं आता है, तो यूपी में 1673 गवर्नमेंट और 2600 प्राइवेट सीट्स हैं। उत्तर प्रदेश से स्टार्ट कर रहे हैं, और लास्ट ईयर का डेटा अगर एनालाइज करते हुए देखें तो अगर आप प्राइवेट एमबीबीएस भी ले सकते हैं, मतलब प्राइवेट में भी जो गवर्नमेंट वाला पार्ट है, प्राइवेट की भी सीट्स के 2 हिस्से हो जाएंगे, एक गवर्नमेंट वाला पार्ट और एक मैनेजमेंट वाला। तो मैनेजमेंट वाले तो आप किसी भी पैसा खर्च कीजिए और ले लीजिए, बट इन जनरल 500 नंबर पे भी आपको एमबीबीएस मिल सकती है यूपी में स्टेट कोटा से। ऑल इंडिया कोटा का मैं आपको बता ही चुका हूं। नाउ गोइंग टू द स्टेट कोटा, 500 से 510 नंबर पे भी आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई सीट मिल जाएगी, ठीक है। और 500 नंबर बोले अपन इसको रैंक्स में अगर डिवाइड कर लें तो आप ये मान के चलिए कि रफली अगर आपकी इस समय रैंक 14,000 तक भी है ऑल इंडिया रैंक, तो आपको यूपी में गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। देखो अब मैं आपको क्लियर कर दूं कि अभी ना ऑल इंडिया की रैंक्स आई हैं, तो हम एक एजम्पशन ले रहे हैं ऑल इंडिया रैंक्स के बेस पे कि आपको स्टेट कोटा में किस रैंक तक एमबीबीएस गवर्नमेंट की मिल जाएगी। लेकिन एक्चुअल पिक्चर कब क्लियर होगी, जब आपकी स्टेट रैंक्स आएंगी, है ना, क्योंकि स्टेट रैंक कब आती है?
स्टेट रैंक्स अभी रिलीज होंगी, विद इन नेक्स्ट 10 डेज रिलीज हो जाएंगी। सभी स्टेट्स अपनी अपनी वेबसाइट पे काउंसलिंग स्टेट की उसके बाद ही होगी, उसी के बाद होगी। और स्टेट्स की जो फर्स्ट काउंसलिंग है वो ऑल इंडिया की फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग के बीच में आएंगी। स्टेट की फर्स्ट काउंसलिंग ऑल इंडिया की फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग के बीच आएगी, और स्टेट की सेकंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग और मॉप अप काउंसलिंग ऑल इंडिया की सेकंड काउंसलिंग के बाद आएंगी। इन जनरल ट्रेंड ऐसा होगा, जब तक कि कोई चालाकी करने की कोशिश नहीं करता कोई स्टेट और अपनी काउंसलिंग को डिले कर लेता है ताकि ज्यादा सीट्स आ जाए, ऐसे भी करते हैं। तो ये तो एक मैंने उत्तर प्रदेश की आपको बात करी। अभी एक एजम्पशन लेते हुए ऑल इंडिया रैंक्स के हिसाब से, स्टेट रैंक के हिसाब से बेटर बता पाऊंगा मैं, आ जाए एक बार। तो 14,000 रैंक तक भी अगर आपकी है तो आराम से आपको एमबीबीएस मिल जाना चाहिए यूपी के अंदर, ठीक है। ओबीसी में तो 15,000 रैंक तक भी। इसी तरह से बिहार की बात करें अनरिजर्व कोटा में, तो ऑल इंडिया कोटा से अगर आप बिहार की सीट उठाना चाहते हैं तो वो तो आपको 8,000 रैंक तक भी मिल जाएगी। पावापुरी वगैरह जो कॉलेजेस है वहां पे अभी खुले। स्टेट कोटा में आपको अनरिजर्व कैटेगरी में 12,000 रैंक तक आसानी से एमबीबीएस मिलने की पॉसिबिलिटी है। लास्ट के जो कॉलेजेस हैं पीएमसीएच वगैरह तो 580, 590 पर बंद हो जाएगा, लेकिन जो पावापुरी वगैरह जो अभी एक आध कॉलेज में लास्ट में बिल्कुल बॉटम वाला कॉलेज लेके चल रहा हूँ गवर्नमेंट का, वो आपको मिल जाएगा आराम से। लगभग ये मान के चलिए 12-13 हजार तक। जो बैकवर्ड कास्ट है वहां की बीसी जो कम्युनिटी है उसमें करीब 14,000 तक, एससी में 95,000 तक और एसटी में अराउंड 88,000 तक गवर्नमेंट एमबीबीएस मिलेगा। बिहार में उल्टा है, एससी ज्यादा नीचे जाता है। अच्छा, ठीक है। अब इसी चीज को अगर हम राजस्थान में देखें तो राजस्थान में 12,000 रैंक तक आसानी से या 535 मार्क्स तक एमबीबीएस मिलने की, गवर्नमेंट एमबीबीएस मिलने की प्रोबेबिलिटी है। स्टेट कोटा से मॉप अप राउंड तक बता रहा हूं मैं, फर्स्ट राउंड की नहीं बता रहा हूं, ठीक है। और ओबीसी में 12,500 तक और करीब 528-530 मार्क्स पे भी एमबीबीएस मिल जाएगी गवर्नमेंट की। मध्य प्रदेश में इस समय की रैंक्स देखते हुए ऑल इंडिया रैंक 15-16 हजार तक जनरल या ओबीसी में एमबीबीएस मिल सकती है। 520 मार्क्स पे भी मिल सकती है, ओबीसी में तो 515 पे भी मिल सकती है। इसी तरह से वेस्ट बंगाल की बात करें, ये वो स्टेट्स हैं जहां मेडिकल सीट्स बहुत ज्यादा हैं, लेकिन कैंडिडेट्स भी हैं, पर मेडिकल सीट इतनी है कि अनरिजर्व कैटेगरी में 475 मार्क्स पे भी एमबीबीएस मिलने की पूरी प्रोबेबिलिटी है, और ऑल इंडिया रैंक 32,000 तक भी। और दिल्ली साइड में, क्योंकि दिल्ली का तो लास्ट ईयर जैसे जाएगा, जो लास्ट ईयर का है लगभग वही रहेगा। मार्क्स के बेसिस पे देखे तो कट ऑफ 5-10 मार्क्स नीचे आ जाएगी बस। और सेम गोइंग टू असम वगैरह में तो आप देखिए 60,000 ऑल इंडिया रैंक तक भी आपको यूआर जनरल कैटेगरी में सीट मिल जाती है 425 मार्क्स पे भी। तो ये एक ब्रीफ आइडिया है। नाउ लेट द स्टेट मेरिट्स गेट डिक्लेयर्ड। स्टेट की जो रैंक्स एक बार डिक्लेयर हो जाएंगी ना, आप लोग पहले अप्लाई करेंगे, उसके बाद रैंक्स डिक्लेयर होंगे। अभी क्या होगा, सभी स्टेट्स कहेंगे कि आप अप्लाई कीजिए उनके पोर्टल पे, उसके बाद जो लोग अप्लाई करेंगे उस बेसिस पे वो स्टेट कोटा की रैंक बनाएंगे, तो रैंक्स बाद में आएंगी स्टेट की। इस तरह से इसमें चलेगा। ये बताएं कि पॉकेट में पैसा भी नहीं है, है ना, और तो कितनी रैंक के नीचे के बच्चे को, कितने मार्क्स के नीचे के बच्चे को वापस से पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए? पॉकेट में अगर पैसा नहीं है भाई, पॉकेट में पैसे नहीं है पॉकेट में, तो इसका मतलब आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट पे ही आप रिलाई कर रहे हो, हाँ, है ना। हाँ। अब आप कौन से स्टेट से हो इस पे डिपेंड करेगा। मान लीजिए कि हम राजस्थान के हैं, आप राजस्थान के और पॉकेट में अगर पैसे नहीं है तो आपके, और आप कैटेगरी कौन सी है आपकी? जनरल। आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपके अगर 500 नंबर नहीं आ रहे हैं ना, तो आप अभी से अपने अर्ली लीड लीजिए, जहां पे भी आपको पढ़ना है, जैसे भी पढ़ना है अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। और मेरे हिसाब से अगर पॉकेट में बहुत पैसा है तो 119 के नीचे वाले बच्चों को वो तो डिस्क्वालीफाइड वो तो डिस्क्वालीफाई हो गए ना, तो उनको तो आगे पढ़ना चालू कर देना चाहिए। भाई उनको एमबीबीएस ही करनी है, अगर हाँ। उनके 190 नंबर आ रहे हैं तो डिस्क्वालीफाइड है। एक बार और तैयारी करें, एटलीस्ट क्वालीफाई तो हो, वरना वो नीट क्वालीफाई, बिना क्वालीफाई का भी बच्चा जा सकता है क्या? नहीं जा सकता, मतलब वो नीट क्वालीफाई तो करना ही पड़ेगा। कुछ मैं चाहूंगा अमित सर, स्टूडेंट के आप क्वेश्चन देखें और जो अपने इसमें डिस्कशन में नहीं आए हैं आप उनके आंसर दें। जैसे ये क्वेश्चन आ रहा है, मैं बीडीएस और बीएएमएस की सीट ब्लॉक करके अगले साल एमबीबीएस की तैयारी कर सकता हूँ क्या? ये राजेश हम आंसर दे चुके हैं। ये कंडीशनल है ना, आपने किन टर्म्स एंड कंडीशन पे वहां पे ज्वाइन किया है, इस पे। और बोलिए। एक 6,700 रैंक के जनरल में, और कौन सा कॉलेज मिलेगा? आई थिंक अभी डिस्कस कर चुके हैं। आपको मिल जाएगा, पीएमसीएच भी मिल जाएगा, ओबीसी हो रहे हो बच्चा। हाँ, तो मैं कुछ एक बातें और बता दूं जो बच्चों के बार बार क्वेश्चंस आ रहे हैं। नंबर 1 कि सर ये सीबीएसई ने बोनस नहीं दिया। देखो, ये पिछली बार ना 12 नंबर के आसपास बोनस दिए थे, इसलिए कट ऑफ 12 नंबर ऊपर गई थी। इस बार बोनस नहीं दिया है, 12 नंबर नीचे आई ना। बोनस मार्क्स इश्यू है क्या?
2 क्वेश्चन तो हाईली कंटेंशियस है, मैं आपको पहले ही कह चुका केमिस्ट्री के। अगर आपको लगता है तो आप कीजिए इसको फाइट, आप इसको सीबीएसई को आप क्रैक साथ कीजिए। क्या मिस सर? हम तो साथ ही दे सकते हैं, लेकिन लड़ना तो खुद ही पड़ेगा ना। इवन गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्फ। अमित सर ये कीजिए, अमित सर क्या क्या कहाँ के क्या क्या करेंगे, तो आप फाइट कीजिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, बोनस मिलेगा ना तो फिर वो सबको मिलेगा, सबको मिलेगा। तो क्योंकि सब लोगों ने, अगर भारत की राजधानी दिल्ली है और सीबीएसई ने आंसर कलकत्ता दिया है, तो आंसर तो सभी ने दिल्ली लगाया है ना। तो जैसे ही वो आंसर सही करेंगे सबके मार्क्स बढ़ जाएंगे, रैंक्स वही रहेंगी, कट ऑफ ऊपर आ जाएगी। तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई सीधा सीधा क्वेश्चन है सीबीएसई ने जिसका आंसर गलत दिया है, तो सभी ने उसका आंसर वही लगाया होगा तो सही होगा। तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं इसमें, रैंक्स में कट ऑफ जरूर ऊपर चली जाएगी, मार्क्स पर्टिकुलर जो अच्छा बच्चा है ना उसकी हाँ। रैंक में तो फर्क नहीं पड़ेगा उसकी, क्योंकि उसने तो वही टिक करा होगा। टॉप 20,000 में तो जो बच्चे हैं वो पढ़ने वाले हैं, उन्होंने सही आंसर ही लगाया होगा, तो उनकी रैंक्स तो वही रहेगी। फिर भी अगर आप करना चाहें, क्योंकि कुछ रैंक्स तो पलटेंगी डेफिनेटली, तो आप कर सकते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन बार बार उठ रहा है वो था अपर एज लिमिट इशू का। अपर एज लिमिट इशू में जितना मैक्सिमम हो सकता था हम कर ही रहे हैं। नाउ सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई को इसकी डेट दी है, उन्होंने नोटिस इशू कर ही दिए हैं कि इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है। कैसे सरकार ने एज लिमिट लगा दी है, सरकार को भी घसीट लिया है, एमसीआई को भी घसीट लिया है। 10 तारीख को इसकी हियरिंग है। उसके बाद अगर केस में जजमेंट फिर से एक बार पॉजिटिव आता है तो ये स्टूडेंट्स का रिजल्ट रिलीज होगा, और फिर ये अपने एटलीस्ट तब तक स्टेट कोटा की काउंसलिंग नहीं शुरू होगी, तो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। कितना प्रपोज है एज लिमिट का? एज लिमिट का प्रपोजल कितना है? वो 25 इयर्स का है जनरल कैटेगरी के लिए। तो अगर वो डिसॉल्व हो जाता है सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से, तो आप लोग 10 तारीख के बाद अपने स्टेट कोटास में अप्लाई कर दीजिएगा, वहां से अपनी सीट उठा सकते हैं अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो। तीसरा इशू था एनआईओएस प्राइवेट या गैप, ये सारे इश्यूज रिजॉल्व हो चुके हैं, इस पे आपको जरूरत नहीं है, आप बेधड़क तैयारी कीजिए। अगर आप एनआईओएस के स्टूडेंट हैं या प्राइवेट कैंडिडेट हैं। एनआईओएस एडवांस तक में भी एप्लीकेबल है, जो ऑल इंडिया का प्रेस्टिजियस एग्जाम है, तो नीट में तो होएगा। फाइनली एडिशनल बायोलॉजी इशू, इन लोगों का रिजल्ट रिलीज हो चुका है, इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई एडिशनल बायोलॉजी के स्टूडेंट इनके 570 मार्क्स, 620, 630 मार्क्स आ रहे हैं, और वो घबराए हुए हैं कि कहीं बाद में उनको किसी लेटर स्टेज पे रोक न दिया जाए। तो उन्हीं लोगों के लिए हमने डिसाइड किया है कि इस जजमेंट पे क्लैरिफिकेशन लेने के लिए वापस दिल्ली हाई कोर्ट को अप्रोच करेंगे, लेकिन 15 तारीख के बाद। 15 तारीख के बाद ये क्लियर हो जाएगा कि वो बेंच, वैकेशन खत्म हो जाएगी कोर्ट के अंदर, तो ये क्लियर हो जाएगा कि जिस बेंच ने पहले जजमेंट दिया था वो बेंच कब आ रही है, तो उसी बेंच में हम जाएंगे। लेकिन अगर वो बेंच बहुत लेट आ रही है तो फिर किसी और बेंच पे अप्लाई करेंगे। तो ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज 15 तारीख तक इसे हेल्ड अप किया है हमने। लेकिन ज्यादा से ज्यादा बच्चे जिनके अच्छे मार्क्स आए उनको पिटिशनर बनना चाहिए, क्योंकि उनके कैरियर का सवाल है, और उन बच्चों को भी बनना चाहिए जो कि अगले साल एडिशनल बायोलॉजी के फंसने वाले हैं इस तरह के केस में। सिंगल सब्जेक्ट बायोलॉजी, बाकी एडिशनल बायोलॉजी क्लियर हो चुका है, लेकिन जो मैथ्स के स्टूडेंट थे जिन्होंने सिंगल सब्जेक्ट से बायोलॉजी लेकर एक साल में क्लियर किया है और अब वो नीट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ये 15 तारीख तक आपके पास समय है। आपके पास लॉ फर्म का एड्रेस वगैरह सब है, आप वहां पे कांटेक्ट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा चीज को इसको आप लोग वहां पे गैदर होके करिए। तो दीज वर सम इश्यूज। मेरे हिसाब से जो स्टूडेंट्स के क्वेश्चन थे, हम लोगों की बातों को आप ध्यान से सुना होगा, तो आपके सब क्वेश्चंस एड्रेस हो चुके हैं। अगर आप नहीं सुनाए तो ये बिल्कुल रिकॉर्डेड करियर की फेसबुक पर है, आप बाद में भी इस सेशन को सुन सकते हैं। अमित सर की वॉल पर है ये पूरा सेशन, क्यों अमित सर? तो आप वहां से भी इसको सुन सकते हैं। लास्ट सर बात बता दूं कि कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे, सर किसमें चूज करें, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तो नहीं मिल रहा है। अब हमारे पास ऑप्शन है, डीम्ड यूनिवर्सिटी लें, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज लें, या गवर्नमेंट कॉलेज की पेड सीट लें। तो मैं आपको, मेरे हिसाब से जो सजेशन है, सबसे सेफ इसमें होती है गवर्नमेंट कॉलेज की पेड सीट। आप उसके लिए जाइए, वो सस्ती भी है और सेफ भी है, क्योंकि उसमें डी रिकॉग्निशन होगा तो गवर्नमेंट लड़ेगी आपके लिए, है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। तो सबसे पहले आप गवर्नमेंट कॉलेज की पेड सीट पे जाइए, वो नहीं मिलती है तो आप फिर प्राइवेट कॉलेजेस पे जाइए, या पैसे आपके पास ज्यादा हैं तो आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज में भी जा सकते हैं। कुछ अच्छी डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, मणिपाल हो गया जैसे, या फिर और भी कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, सीएमसी के बारे में अपन बात कर रहे थे, या भारतीय विद्यापीठ हो गया, तो उसमें जा सकते हैं। सो दिस कंक्लूड्स आवर सेशन। ओके, थैंक यू अमित सर, हैव ए नाइस डे।